हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है उनकी बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्टडी की थी। उसके बाद जो है फिर हमने स्टार्ट किया था उसमें, जैसे हमने ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स में पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप और जो एनोमलस बिहेवियर होता है वो किस वजह से होता है, क्या उसके रीजंस होते हैं। अब वही टॉपिक जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है सबसे पहले रीजंस बताए थे कि जो बेरिलियम है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, उसके बेसिक रीजंस क्या क्या है। ये हमारे पास 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कि बेरिलियम जो है उसका साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि इसके पास जो है यहाँ पे कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इन 3 के रीजंस की वजह से ये जो है बाकी जो और ग्रुप मेंबर्स हैं उन सबसे जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ओके, अब डिफरेंस किन किन चीज़ों में है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम और इसी नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, कि उससे जो है किस तरीके से डिफरेंट बिहेवियर जो है ये शो करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, फर्स्ट वन जो आता है डिफरेंट बिहेवियर वो है इसका हार्डनेस का। बेरिलियम जो होता है ये हमारे पास हार्डर होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बेरिलियम इज हार्डर देन मैग्नीशियम। ओके, सेकेंड वन, इसका जो हार्ड नेचर है, हार्ड नेचर की वजह से क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो इट पोजेस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। यहाँ पे जो है हम बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा उसके मैग्नीशियम के कंपेरिजन में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है कि जो बेरिलियम है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसके कंपैरिजन में जो मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। मैग्नीशियम प्लस वाटर इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहाँ पे जो है आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। सिमिलर वे में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेरिलियम, इट डज नॉट कंबाइन विद हाइड्राइड, डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म हाइड्राइड। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन के साथ इजीली कंबाइन होगा और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ओके, बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं कोवलेंट कैरेक्टर होता है उनका, कोवलेंट नेचर के कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और मैग्नीशियम जो है वो जो कंपाउंड फॉर्म करता है जनरली आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही जो बेरिलियम कार्बाइड होता है, बेरिलियम कार्बाइड का क्या फॉर्मूला होगा, Be2C। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करने के बाद क्या है बेरिलियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे जो है मीथेन प्रोड्यूस होती है CH4। ये सिमिलर वे में अगर मैं रिएक्शन करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कार्बाइड जो है जब हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और साथ में जो है एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। उस केस में मीथेन मिल रहा है, यहाँ पे जो है एसिटाइलिन मिलता है। नेक्स्ट जो हमने कल भी केमिकल बिहेवियर में पढ़ा था, बेरिलियम ऑक्साइड जो है उसका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक नेचर है। इसके लिए हमने 2 रिएक्शंस की थी, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों बिहेवियर शो करेगा। अगर आप इसके साथ एसिड की रिएक्शन करोगे तो इट विल बिहेव एज अ बेस, और अगर हम बेस की रिएक्शन करेंगे देन इट विल बिहेव एज अ एसिड। वाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो ओनली बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ये कुछ एक पॉइंट्स है डिफरेंसेस के, कि जो बेरिलियम है बाकी ग्रुप मेंबर के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ कहूँ जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ किसकी, बेरिलियम जो है इसकी डायगोनल पोजीशन पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो है एल्यूमिनियम, उसके साथ किस तरीके से जो है सिमिलैरिटी शो करते हैं। डायगोनल सिमिलैरिटीज़ ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, सबसे पहली बात, बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी दोनों ही जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड का नेचर है एम्फोटेरिक नेचर है, सिमिलर वे में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा इसका भी जो नेचर है वो कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर।
इसके लिए हम वैसे ही रिएक्शन लिख के देखेंगे। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड के साथ भी एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये देखो, जैसे हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड, जब हम इसके HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरिलियम क्लोराइड एंड वाटर यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह। ऐसे ही अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो ये बिहेव करेगा फिर आपके पास एसिड की तरह। यहाँ पे बना देगा सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 एंड वाटर। सिमिलर वे में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी इसी तरीके से, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो ये बिहेव करेगा एज अ बेस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। और अगर हम इसकी रिएक्शन करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ देन ये बिहेव करेगा एसिड की तरह और यहाँ पे बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड वाटर। इसका नेम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके, नेक्स्ट जो बिहेवियर है इसका, थर्ड जो पॉइंट है सिमिलैरिटीज़ का, जैसे भी हमने पढ़ा था पीछे कि जो बेरिलियम कार्बाइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होगा वो भी इसी की तरीके से बिहेव करेगा। बेरिलियम कार्बाइड एंड वाटर, यहाँ पे बना था बेरिलियम ऑक्साइड एंड मीथेन। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड वाटर, यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मीथेन। दोनों ही मेटल्स बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं। ऐसे ही बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रिज्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये कुछ डायगोनल सिमिलैरिटीज है जो सिमिलैरिटीज बेरिलियम जो है शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। ओके, अब इसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार कंपल्सरी क्वेश्चंस में जो है इसमें से रिएक्शंस वगैरह आ जाती है, इसी के साथ ही अटैच्ड है ये टॉपिक। वो है फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस पढ़ी, उसमें से कुछ एक स्पेशल रिएक्शंस है, स्पेशल फीचर्स जो हैं वो हम यहाँ पे जो है वही डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली बात, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं दे कंबाइन विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड। उसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, ये सपोज करो लिथियम है तो बन जाएगा लिथियम हाइड्राइड, सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्राइड, इस तरीके से। ओके, सिमिलर वे में जो हाइड्राइड्स होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, एल्केलाइन वो भी इसी तरीके से रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्राइड, मेटल को हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, हीट करने पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड जो है फॉर्म हो जाएंगे। ओके, जो बेरिलियम हाइड्राइड है हमारे पास वो डिफरेंट बिहेवियर से वो इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। उसके लिए जो है बेरिलियम क्लोराइड की पहले हम रिएक्शन करते हैं लिथियम हाइड्राइड के साथ, इससे जो है ये बनता है बेरिलियम हाइड्राइड एंड लिथियम क्लोराइड। लिथियम हाइड्राइड की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। दोनों में जो बेसिक वर्क है वो यही कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H-, ये बन जाएगा BeH2 लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, बाकी जो अदर मेंबर्स हैं ग्रुप 2 के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और उनका नेचर कैसा होगा, आयनिक हाइड्राइड्स होंगे। बेरिलियम जो फॉर्म करता है वो होता है कोवलेंट। ओके, फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम प्लस हाइड्रोजन इट विल फॉर्म बेरियम हाइड्राइड, और ये जो हाइड्राइड होंगे ये आयनिक नेचर के होंगे। कैल्शियम हाइड्राइड जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ। मैंने आपको पहले बताया था, कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिथ या फिर व्हाट इज हाइड्रोलिथ। तो सिंपल ये क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड जो है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ। ओके, अब जो एल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं आयनिक उनका नेचर होते हैं, आयनिक रिएक्टर होते हैं, और जो ये कंपाउंड्स हैं वाटर के साथ जो है ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं।
जैसे ये है लिथियम हाइड्राइड, वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे, मतलब कि इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, काफ़ी रिएक्टिव नेचर के हैं। रिएक्शन करने के बाद जो है हाइड्रोक्साइड्स प्लस H2 गैस। ओके, और जो लिथियम हाइड्राइड ये है, ये एज अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की तरह भी वर्क करता है। कैसे? इसकी रिएक्शन अगर हम कर दें AlCl3 के साथ, तो इसमें बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड लिथियम क्लोराइड। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना है, ये काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारी रिएक्शंस में, एल्डिहाइड, अल्कोहल्स, कीटोन्स की रिएक्शन में जो है हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये कुछ एक स्पेशल फीचर्स थे इनके। ऐसे ही जैसे हमारे पास लिथियम का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड जो है रिएक्शन करेगा ट्राईमिथाइल बोरेट के साथ, और इसके केस में जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाएगा। ये भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बन रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इनको हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये जो थे, ये इसके स्पेशल फीचर्स थे जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं वो शो करते हैं। अब जो है हमें जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करना है बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। दोनों ही जो है ये पॉलीमरिक सॉलिड्स हैं। BeH2 का जो स्ट्रक्चर है पॉलीमरिक फॉर्म में होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, बेरिलियम पॉलीमरिक का मतलब कि टोटल जो है इसकी सराउंडिंग में इस तरीके से हाइड्रोजन एटम जो है, बीच में 2 एटम्स ब्रीजिंग पे होंगे और ये होंगे टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ये फिर फर्दर ऐसे ऐसे आगे, तो ये जो है चेन इस तरीके से चलती रहेगी और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली है क्या, बेरिलियम जो है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो बॉन्ड बन रही है यहाँ पे बेरिलियम और 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में, इसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। स्पेशल टाइप की बॉन्ड है ये। स्पेशल टाइप की मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो सेंटर है वो सेंटर 3 है, 1 2 3, टोटल 3 सेंटर है और बॉन्ड बन रही है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की। 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी इसको बोलते हैं या फिर बनाना बॉन्ड इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ना होकर, जैसे कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली बनती है वो कैसे बनती है, एक बॉन्ड बनती है 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेंटर 3 है और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 2 हैं, उससे बॉन्ड बन रही है। इसीलिए हम इस बॉन्ड को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। 3 एटम्स जो हैं इसमें होते हैं प्रेजेंट। ओके, अब जो है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, वो सभी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। अब देखो इसको समझो, इसमें क्या कहना चाह रहा है सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी में। अब इसमें क्या है, देखो जैसे हमारे पास सिंपल किसी सोल्ट की हम बात करते हैं, अगर किसी सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वाटर में डिसोल्व होने से होगा क्या, बेसिकली वहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होंगे, और आयंस प्रोड्यूस होंगे तो दैट मीन्स सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एल्कली मेटल्स की बात करती हूँ, एल्कली मेटल्स के जो बात करें, सबसे जो स्मॉल साइज का है वो है लिथियम पॉजिटिव, सबसे जो फर्स्ट आता है एल्कली मेटल्स में। तो लिथियम पॉजिटिव 1 पॉजिटिव आयन का जो साइज है स्मॉल है, तो इस केस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा अपने ग्रुप में, बिकॉज इसका जो साइज है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर इजीली मूव कर पाएगा, और जितना ज़्यादा इसकी माइग्रेशन टेंडेंसी होगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट अगर हम आयनिक मोबिलिटी मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो ऑर्डर मिलता है हमें, वो ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर मिलता है इससे, आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर।
आयन मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने की टेंडेंसी के जो आयंस हैं इनकी जो मोबिलिटी है ऑर्डर जो है, वैसे मैं क्या कह रही हूँ कि लिथियम पॉजिटिव बिकॉज साइज स्मॉल है इसका, तो इसकी जो है इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट पे होनी चाहिए बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर चेक करें तो वो ऑर्डर जो है हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट मिलता है हमें। फॉर जैसे सीजियम सबसे लास्ट साइज का है, सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी इसकी है, रुबीडियम, पोटाशियम, सोडियम एंड लिथियम, ये हमारे पास ऑर्डर है आयनिक मोबिलिटी का। अब जो मेन रीज़न है इसका कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर मिल रहा है, इसके जो है बेसिकली दो यहाँ पे रीज़न है। इसको हम बोलते हैं, सबसे फर्स्ट जो रीज़न है वो ये कि कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर्स यहाँ पे हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करें तो वो क्या होगा, मेटल आयन के सराउंडिंग में जो है आके बाउंड हो जाएंगे। सपोज करो ये है हमारे पास सेंटर में लिथियम पॉजिटिव आयन, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे। ऐसे इस साइड से हाइड्रोजन के ऊपर इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे इस साइड से और ऐसे इधर से। ओके तो यहाँ पे क्या है, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल आयन की सराउंडिंग में जो है आके इस तरीके से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म कर देंगे और इसको हम जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। अब जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं मेटल के साथ जो है डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। प्राइमरी सॉल्वेशन सेल जो है बेसिकली यहाँ पे जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, टोटल जो वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे इस तरीके से आके अरेंज हो जाएंगे और इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, LiH2O4 पॉजिटिव। इस तरीके से टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है इस यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। तो इस सेल को जो हम बोलेंगे ये बोलेंगे प्राइमरी सॉल्वेशन सेल और यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। एक वन एंटिटी की तरह ये बिहेव करेगा, सेंटर में मेटल आयन प्रेजेंट है और इसके सराउंडिंग में टोटल जो प्राइमरी सॉल्वेशन सेल है उसके अंदर जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है अरेंज हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूँ, लिथियम के बाद नेक्स्ट आता है सोडियम एंड पोटाशियम। इस केस में भी सेम इसी तरीके से टोटल जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होंगी, 4 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे इसके सराउंडिंग में। लेकिन इसके बाद में अगर आगे बात करूँ रुबीडियम एंड सीजियम, इनके केस में बिकॉज इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है तो उस केस में क्या है 4 की जगह टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अरेंज होते हैं इसकी कोऑर्डिनेटिंग शेल में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा LiH2O4, तो रुबीडियम एंड सीजियम के केस में क्या है टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और जो प्राइमरी शेल यहाँ पे बन रही है ये सोलवेंट मॉलिक्यूल जो मेटल के साथ बाइंड है, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे मेटल आयन के साथ किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है। और सेकंड में बात करूँ, पहली तो प्राइमरी शेल इस तरीके से बन जाएगी, इसके बाद क्या है सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की ही इसके सराउंडिंग में और एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होगी। उस एडिशनल लेयर में क्या है वो क्या करेगी, और भी ज़्यादा आयंस को सोलवेट करेगी और उस एडिशनल लेयर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सोल्वेशन सेल। सेकेंडरी सोल्वेशन शेल, पहले थी प्राइमरी सोल्वेशन शेल, इसमें टोटल 4 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज है। इसके बाद इसी के सराउंड में जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे लग गए इसके सराउंडिंग में, इसके बाहर एक एडिशनल लेयर आ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की ही, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की ही, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सोल्वेशन शेल। और जो एक्सटेंट है सेकेंडरी सोल्वेशन शेल की वो वेरी करेगी विद द साइज, इन्वर्सली वेरी करेगी साइज के साथ। मीन्स जैसे जैसे आपके पास साइज जो है रेडियाई जो है आयन की इंक्रीज होगी तो जो सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल की फॉर्म होने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और ये डिपेंड करेगा उसके हाइड्रेशन नंबर, हाइड्रेटेड रेडियाई, उसी तरीके से वो सब भी क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। अब देखो जैसे हम बात करते हैं लिथियम से जब हम सीजियम की साइड मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल की फॉर्म होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड रेडियाई है या फिर हाइड्रेशन एनर्जी,
हाइड्रेटेड रेडियाई एंड हाइड्रेशन एनर्जी वो डिक्रीज होगी लिथियम के सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीसियम। क्योंकि साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या है, इसकी सोल्वेशन टेंडेंसी वो डिक्रीज होगी और हाइड्रेटेड रेडियाई भी जो है इसी ऑर्डर में डिक्रीज करेगी। अब जब हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी जो है वापस से इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ये मेटल आयन है, अगर इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसे घेरे रखेंगे अच्छे से, तो ये कहाँ मूव कर पाएगा, मूव तो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अगर ये जो सराउंडिंग में इसके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनकी जो है ये ना हो, इनकी टेंडेंसी जो है हाइड्रेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, आयन फिर से फ्री हो जाएगा, तो उसकी जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस वाले केस में हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज़्यादा है इसकी, तो इसकी जो मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी वो सबसे कम होगी, और इस केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए जो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर है वो इस तरीके से अपोजिट ऑर्डर आता है। ओके, ये दो बेसिक रीज़न यहाँ पे ये है कि जो लिथियम है वो फ्री आयन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, उसके सराउंड में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जो आयनिक मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये जो हाइड्रेटेड रेडियाई या फिर हाइड्रेशन एनर्जी है, ये साइज के साथ इन्वर्सली वेरी करेगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन टेंडेंसी जो है वो भी कम होती रहेगी, और जब हाइड्रेशन टेंडेंसी कम होगी तो उससे क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी तो हमने बात की एल्कली मेटल्स की, अगर मैं एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, देखो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एल्कली मेटल्स, और यहाँ पे आते हैं फिर एल्किलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम अलोंग द पीरियड जब मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होते हैं। लिथियम से बेरिलियम की साइड मूव कर रही हो तो बेरिलियम का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। दैट मीन्स एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो स्मॉलर साइज में है एल्कली मेटल से, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो हाइड्रेशन होने की टेंडेंसी है, एक्सटेंट है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिर्फ साइज की वजह से नहीं, जैसे हम लॉन्ग द पीरियड मूव करें साइज तो डिक्रीज हो ही रहा है, सेकेंड थिंग चार्ज भी इंक्रीज हो रहा, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इनके ऊपर +2 चार्ज है, तो साइज डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, तो जो हाइड्रेटिंग की उनकी टेंडेंसी है, एक्सटेंट है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी है एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की वो 4 to 5 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू एल्किली मेटल्स। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो अल्किलाइन अर्थ मेटल्स की लार्ज होगी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, और इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज इन कंपैरिजन विद एल्कली मेटल्स। एल्कलीज मेटल के कंपैरिजन में इनका जो साइज़ है और इनके ऊपर जो चार्ज है, साइज कम होता है और चार्ज जो है ज़्यादा होता है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो आपको याद रखना है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो साइज एंड चार्ज, साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा और चार्ज जितना ज़्यादा लार्ज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही मैक्सिमम होगी वहाँ पे। अब ये जो सोल्वेटेड आयंस है, इनका जो साइज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्कली मेटल्स की। अगर मैं बात करूँ आयन एक्सचेंज मटेरियल में, एक ना अभी आप आगे जाके पढ़ोगे एक्सचेंज कॉलम्स होते हैं, वहाँ पे ना हम जैसे कोई हमारे पास एक कॉलम बनाया होता है लिक्विड कॉलम, उसमें एक मेटल आयन को रिप्लेस करते हैं दूसरे मेटल आयन के साथ, तो वहाँ पे जो सोल्वेशन टेंडेंसी है इससे जो है काफ़ी अच्छी हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिथियम की जो हाइड्रेशन टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा कम स्ट्रॉन्गली अटैच होगा कॉलम के साथ, और इसलिए क्या होगा, ईजिली जो है इल्यूट हो जाएगा। बेसिकली वहाँ पे जो है हम इल्यूशन देखते हैं कि किसकी इल्यूशन कैपेसिटी जो है, टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा होगी स्मॉल साइज़ की वजह से, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इल्यूट हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये सोल्वेशन टेंडेंसी है, या फिर कहूँ कि जो सोल्वेटेड आयंस हैं, इनका जो मेन रोल है वो है आयन एक्सचेंज कॉलम्स में। ओके, अब इसके बाद आगे आता है
कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ alkali metals ions by cyclic polyethers। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है इस टॉपिक से। अब देखो इसमें क्या है, पॉलीईथर्स। बेसिकली यहाँ पे क्या है, पॉलीईथर्स क्या होते हैं, काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और यहाँ पे जो है एल्कली मेटल के टाइम जो है वो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साइकिल पॉलीईथर्स, पॉली का मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे और ईथर मतलब कि साइक्लिक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। इनको जो है हम साइक्लिक पॉलीईथर्स को क्राउन ईथर्स भी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्राउन होते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स। ओके, कि इनकी जो शेप है, मेटल की जो अरेंजमेंट है वो क्राउन शेप अरेंजमेंट होती है। और जो स्टेबिलिटी होगी इन कॉम्प्लेक्सेस की वो डिपेंड करेगी नंबर एंड ज्योमेट्री के ऊपर। किसी पर्टिकुलर साइज की बात करूँ, शेप की बात करूँ, जैसे एग्जांपल लेके चले हम यहाँ पे क्राउन ईथर फर्स्ट बनाते हैं, इस तरीके से होगा ये, ऐसे है आपके पास साइड में 2 6 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है, सिमिलर वे में 2 नीचे, ठीक है। देन CH2 ऑक्सीजन, CH2 एंड CH2, सिमिलर वे में नीचे भी होगा ऐसे ही, सेंटर में ऑक्सीजन, CH2 और एक CH2 यूनिट यहाँ पे। ये है हमारे पास क्राउन ईथर, इसको बोलेंगे। अब जो क्राउन ईथर है बेसिकली यहाँ पे हेटेरो एटम आपके पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन भी हो सकता है हेटेरो एटम, और यहाँ पे CH2 यूनिट प्रेजेंट है और साइड में जो है 2 साइक्लोहेक्साइल रिंग प्रेजेंट है। ओके, इसमें जो हम नंबरिंग करते हैं इसकी किस तरीके से करेंगे, आप इसमें काउंट करना स्टार्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 साइक्लिक रिंग बन रही है ना। ये मैंने कहा था साइक्लिक पॉलीईथर्स है, पॉलीईथर्स बिकॉज इतने सारे यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है और क्राउन की शेप में एक साइक्लिक रिंग बनेगी। और टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने एटम्स है, 18 एटम्स है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लिक फॉर्म में हेक्साइल है, तो इसकी जो नेमिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6, ये इसका नेम होगा। यहाँ पे जो मैंने 2 न्यूमेरिकल नंबर यूज़ करे हैं, 18 ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिंग में, उसके बाद क्राउन, और ये जो लास्ट में सफिक्स में यहाँ पे नंबर लगाया है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम है ना, तो इसलिए इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। इस तरीके से जो है हम इनकी नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेके चलती हूँ यहाँ पे, जैसे ये है इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ जहाँ पे भी लाइन बेंड हो रही है ना, देखो ऐसे गई ऐसे, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे एक CH2 यूनिट प्रेजेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड आता है, 1 2 और 2 के ऊपर हाइड्रोजन लगी होगी। ऐसे ही एक CH2 ये है, एक CH2 ये है, इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं, एटम्स ना लिख के बॉन्ड के फॉर्म में बना दे। सिमिलर वे में एक ये है, एक ये और एक ये। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ये और ये रिंग सेम नहीं है, ये तो थी साइक्लोहेक्साइल रिंग, ये है इसके बीच में रिंग प्रेजेंट है कि बेंजीन रिंग है, तो इसका जो नेम लिखेंगे 2 हैं यहाँ पे, डाई बेंजो। नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 एटम्स हैं। डाई बेंजो 14, क्राउन ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4, क्राउन 4, ये इसका नेम हो जाएगा।
ऐसे इसका नेम करना है, ठीक है। तो अगर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो खाली बेंजो आ जाएगा, दो प्रेजेंट है तो डाई बेंजो आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम इनकी नेमिंग करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो साइक्लिक पॉलीइथर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं क्राउन ईथर्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, और सेकंड होते हैं क्रिप्टेट्स। इसके बाद हम अगले जो है क्रिप्टेट्स ही पढ़ेंगे। पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ क्राउन ईथर का ही आपको। जैसे ये है, यहाँ पे अब एक ऑक्सीजन लगी है, ऐसे ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। आप देखो एक इसमें बेंजीन रिंग है तो बेंजो। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 एटम्स हैं। 15 क्राउन ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से जो है हम इनकी नेमिंग करते हैं। ओके, अब जो ये हमारे पास ईथर्स है, क्राउन ईथर्स है, इसमें कितने भी मेंबर रिंग हो सकती है। देखो जैसे यहाँ पे 18 मेंबर रिंग थी, ये 14 थी, ये 15 थी। और जो एल्कली मेटल होगा वो बाइंड जो होगा वो इनके सेंटर में होगा। ये जो सेंटर का बीच का फ्री स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं कैविटी। ये जो है प्रेजेंट एल्कली मेटल क्या होगा, वो इसके अंदर जो है आके बाइंड हो जाएगा। मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि वो जो है जितनी ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है पॉसिबली मैक्सिमम के साथ जो है अट्रैक्ट कर सके। जैसे ही अगर मेटल आयन है वो जितने अच्छे से इस कैविटी के बीच में फिट होगा उतनी ही बाइंडिंग जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मेटल का साइज है वो प्रॉपर है, वो इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाता है यहाँ पे, तो उस केस में जो बाइंडिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी यहाँ पे। बेसिकली जो मेटल आयन है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलीइथर, और इसके अंदर आके मेटल आयन जो है बाइंड हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग ही होगी, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जो मेटल आयन है वो ऐसा कैटायन बिहेव करे तो उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर जो है किसी भी कैटायन को इस साइक्लिक पॉलीइथर के अंदर टाइटली बाउंड करना है तो उसके लिए बेसिक जो चीज़ है वो क्या है, साइज। एक तो कैटायन का साइज की जो मेटल आयन है खुद से वो कितने साइज का है, और सेकंड वन हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग बन रही है उसका साइज कितना है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी मेटल आयन की बाइंडिंग के लिए। कोई भी मेटल आयन जो है परफेक्टली इसके अंदर बाइंड तभी कर सकता है, एक तो उसका साइज देखेंगे, उसका साइज कितना होना चाहिए, एंड सेकंड वन ये जो रिंग है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसका साइज कितना है। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम सबसे स्मॉल साइज का होता है, तो बेसिकली ये जो है क्राउन 4 जो होगा उसके अंदर अच्छे से बाइंड हो जाएगा, ये है जैसे ये वाला इसके अंदर। ऐसे ही सोडियम लिथियम से साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जो क्राउन 5 है इसके अंदर दोनों ये जो बाइंड हो जाएगा, दोनों का साइज मैटर करता है, कैटायन का भी और साथ के साथ जो साइक्लिक पॉलीइथर है उसका भी। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता रहेगा तो इनका भी साइज इंक्रीज होगा, तो जो बाइंडिंग है वो वहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी। ओके, ये है क्राउन ईथर्स। इससे जो नेक्स्ट सेकंड टाइप के आते हैं वो आते हैं क्रिप्टेट्स, वो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।